चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र। वहां पर कोविड के अस्पताल कितने हैं मेरठ में, और वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है? देखिए यस, मैं आपको बता दूं, अगर कोरोना वायरस की संख्या की यहाँ पर बात करें तो 230 के लगभग यहाँ पर पहुंच चुकी है अब तक। और जी। मरने वालों की जो संख्या है वो अब तक लगभग 13 पहुंच चुकी है। 13 लोग अब तक कोरोना से मर चुके हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूं, अगर यहाँ के प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की बात करूं, तो लगातार कोरोना पे काम करते हुए भी, लगातार इसको देखते हुए भी अभी तक मेरठ में कोरोना की चैन नहीं तोड़ सके हैं, क्योंकि एक ही परिवार से 16 लोगों में पुष्टि हुई है रात में। जी यस। वहां पर ये बताइए कि कितने कंटेनमेंट जोन है, कितने रेड जोन है, कितने ग्रीन जोन है, और वहां पर प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकार का क्या रवैया है? वहां पर कितने प्रवासी मजदूर अब कर घर लौट चुके हैं और वहां पर कितने आ चुके हैं? इसका आंकड़ा अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों को बताइए। प्रवासी मजदूरों की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे थाने थाने पे हर जगह थाने पर लोगों को उनकी एंट्री की जा रही है, उनके नाम एड्रेस लिखा जा रहा है। उसके बाद में एक सारणी बनाई जाती है, उस सारणी के आधार पर यहाँ से बस से उनको रवाना किया जा रहा है। बाकी प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए काफी समस्या नहीं हो रही है। उनकी एंट्री करने के बाद में उनको भेजा जा रहा है। अगर यहाँ की ग्रीन जोन की बात करें तो अब तक यहाँ पर 11 ग्रीन जोन है और 11 ही रेड यहाँ पे जो है ऑरेंज जोन है बनाए गए हैं यहाँ पर। और अगर हॉट स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो 50 से ऊपर संख्या यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगभग 51 की संख्या यहाँ पर पहुंच चुकी है हॉट स्पॉट की। जी धर्मेंद्र, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसा कई जिलों में देखा गया है, चाहे वो भले हॉटस्पॉट हो चाहे रेड जोन में हो, वहां पर भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन संपर्क और सोर्स का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है जिला प्रशासन के सामने। तो वहां पर कुछ क्या ऐसे मामले आए हैं, भले वहां पर हॉटस्पॉट हो, रेड जोन हो? जी बिल्कुल, लगातार मतलब कहने का यही है कि प्रशासन की अगर बात करें तो बिल्कुल मुश्किल हो रही है, क्योंकि अगर हम सब्जी मंडी से बात करें कि सब्जी मंडी में एक व्यक्ति को संक्रमण हुई थी, उससे अब तक लगभग 4 से 5 दिन के बाद में अब तक उसी से रिलेटेड लगभग 50 से 60 लोगों में पुष्टि हो चुकी है। और जगह जगह जाकर प्रशासन की टीम काम कर रही है, लेकिन फिर भी इस चैन को तोड़ने में नाकामयाब दिख रही है। क्योंकि लगातार मेरठ में अभी मैं आपकी बात बता दूं, रात की बात करूं तो 24 मामले सामने आए हैं मेरठ में अब तक, जिनमें से 2 की मृत्यु भी हो चुकी है। और एक सबसे बड़ी लापरवाही मेरठ से जो आ रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि मेरठ में एक जो लापरवाही आई है, मेडिकल से लापरवाही आई है। अगर एक व्यक्ति को क्वारंटाइन करके रखा था और उस पर किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई, उस व्यक्ति ने वो जमीन पर बेड से नीचे गिर गया था वो व्यक्ति। उसके बाद में 1 घंटे बाद उसने तड़प कर उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। स्टाफ तकरीबन 4 घंटे बाद वहां पर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सबसे बड़ी लापरवाही यही आ रही है। अगर हमने इस बात को लेकर जिला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा है कि इस पर जांच की जा रही है, अगर इस मामले में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस चीज का फायदा क्या कि जब डॉक्टर्स की टीम पहले से ही अलर्ट नहीं है, कम से कम उन चीजों को देखा जाए कि कौन पेशेंट क्या है, कितनी दिक्कतें उसको आ रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी चूक यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की दिखाई जा रही है। जी चलिए धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ गोहाना से हमारे संवाददाता राम सिंह जुड़ चुके हैं। राम सिंह, सबसे पहला यही सवाल, वहां पर अभी फिलहाल स्थिति क्या है? कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वहां पर कितनी है? देखिए, सोनीपत रेड जोन में घोषित किया गया है और सोनीपत में लगातार जो संक्रमण का खतरा है लगातार बढ़ता जा रहा है। और पूरे जिले की हम बात करें तो यहाँ पर हालात ये भी है कि गढ़ शाहजहानपुर में जो 8 दिन उसको गढ़ शाहजहानपुर और जो अन्य जो कई जगह हैं वहां पर 2-2 नए मामले सामने आए हैं। देर रात 12 मामले नए सामने आए हैं। क्या हो गया जी राम? चलिए, लगातार हमारे संवाददाता आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं। अब सीधा रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र का, जो हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, महत्वपूर्ण सवाल ये, भले ही सरकारें लगातार प्रयास कर रही हों, बहुत से मुद्दे सामने आए इस कोरोना काल में, चाहे वो प्रवासी मजदूरों को लेकर मुद्दा हो, चाहे किसानी क्षेत्र को लेकर मुद्दा हो, उद्योग जगत को लेकर मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था को लेकर मुद्दा हो, फिर एक मुद्दा आया शराब के ठेकों को लेकर। वहां पर शराब के ठेकों को लेकर क्या कुछ स्थिति है? सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि शराब के ठेकों को लेकर चाहे सभी राज्य सरकारों को लेकर एक आंकड़ा देख लें तो तकरीबन 20 से 30% हिस्सा
राज्य सरकारों को उसी से आमदनी हो जाती है। जी बिल्कुल, यस, मैं आपको बता दूं, अगर मैं शराब के ठेके की बात करूं तो पहले दिन पुलिस को सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि जिस दिन शराब के ठेके खुले थे उस दिन जी सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत जाकर जगह जगह जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन कराया और सख्ती से भी पेश आना पड़ा पुलिस को, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद में अब लोग खुद ही बेखूबी इसमें जागरूक हो गए हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस ना बनाएंगे तो हो सकता है कि हमें शराब नहीं पिले, क्योंकि लोग शराब को एक अमृत की तरह मान रहे हैं। जहां पर अगर मेरठ में शराब की दुकानों को खुलने की बात करूं तो सिर्फ देहात क्षेत्र में ही खुल रही है, क्योंकि अभी तक मेरठ में देहात क्षेत्र ही ऐसे हैं जहां पर अब तक कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी से लोग जाकर देहात क्षेत्र में जाकर शराब खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर देहात के लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस चीज को लेकर। फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। आखिर पुलिस प्रशासन की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह भी बन गई है कि अब या तो लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन कराए या फिर बॉर्डर पे बाहर के आने जाने व्यक्तियों को रोके। लेकिन सबसे बड़ा एक काम यह भी होगा है कि अब थाने पर जाकर भी अपनी ड्यूटी देनी पड़ रही है पुलिस कर्मियों को। सबसे बड़ी समस्या अब पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आखिर पुलिस कर्मी कहाँ कहाँ जाकर बेखूबी लोगों को समझाएं या जागरूक करें, जबकि पता है लोगों को, खुद भी ये पता है लोगों को कि अगर हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करेंगे तो हम खुद संक्रमित हो सकते हैं। जी यस। चलिए धर्मेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और जमीनी हकीकत जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी आपको बता रहे हैं उसका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से सच्चाई सामने आएगी और तथ्यों पर बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा का, जो हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। कानपुर में विशाल, क्या स्थिति है, क्या माहौल है, और वहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी है? जी बिल्कुल बता दें, जनपद कानपुर देहात की बात की जाए तो कानपुर देहात जो था वो ग्रीन जोन में था। आपको बताएं जिस तरीके से कोरोना की महामारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ अगर मरीजों की बात की जाए तो जनपद कानपुर देहात में 3 मरीज पाए गए हैं, जिसमें एक मरीज ने सैनिटाइजर पीने के कारण से उसकी जान चली गई थी, और कल एक और मरीज मिला है। और गांव में जो है वो 2 हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं, गांव को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। ये जी विशाल, जिस तरीके से सरकारें हों चाहे जिला प्रशासन हो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जरूर है। आपसे जानना चाहते हैं कि वहां पर कोविड के अस्पताल कितने हैं और वहां पर मरीजों को किस हालात में रखा हुआ है? जी बिल्कुल बता दें, जो प्रवासी मजदूर जो हैं, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन के लिए 14 दिन के लिए रखा गया। और अस्पतालों की अगर संख्या की जाए तो अस्पताल जो है वो 3 से 4 अस्पताल बनाए गए हैं जहां क्वारंटाइन के लिए लोगों को रखा जा रहा है। विशाल, आपको लगता है जिस हिसाब से कानपुर में टेस्टिंग हो रही है, सैंपलिंग हो रही है, उसके हिसाब से कानपुर के लिए पर्याप्त है? आपको बिल्कुल बता दूं यस जी, जिस तरीके से बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आप बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को यहाँ क्वारंटाइन के लिए रखा जा रहा है, मेरा बार बार जिलाधिकारी या सीएमओ से बात हुई तो इस पर्पज में उन्होंने बताया कि हमारी जांच टीम जो है वो मौके पर जाती है। लेकिन आपको बता दें साफ तौर से इनकी जो कमियां हैं वो उजागर हो रही है। क्वारंटाइन के लिए लोगों को रखा जरूर जा रहा है, लेकिन प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं वो इनकी तरफ से जांच नहीं करवाई जा रही है, बाकी वो खुद स्वयं जाके अस्पतालों में जांच करवा रहे हैं। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर वहां पर क्या आंकड़ा है? आपने कुछ प्रवासी मजदूरों को इस संबंध में बात की? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से एक सियासत हुई, एक बड़ा मुद्दा बना, बड़ी बड़ी डिबेट हुई इस पर, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर उनके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि किराए को लेकर, उनसे वसूली को लेकर पिछले कुछ दिनों से ये महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहा था। जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से मजदूरों का आवागमन जो है वो जनपद कानपुर देहात में चालू हुआ था, लेकिन आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्र है कानपुर देहात, क्योंकि बहुत ही कम स्तर पर लोग प्रवासी मजदूर जो है इस जनपद में आए हैं, क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण पता है गेहूं और अन्य सामान, ना कि बाहर जाके वो नौकरी या पेशा करते हैं। आपको बता दें जिस तरीके से उप जिलाधिकारी से बात हुई तो उप जिलाधिकारी ने बताया कि 200 से 300 लोग कानपुर देहात में आए जरूर हैं। और बात की जाए कि किराए की, तो किराए का जो मुद्दा सरकार ने उठाया था कि किराएदारों से जो है वो किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पे अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पे ये बिल्कुल शून्य है, किराएदारों से किराया लिया जा रहा है। विशाल, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बहुत समय से, चाहे किसी भी हम राज्य की बात कर लें, जिले की बात कर लें, लेकिन महत्वपूर्ण ये चीज है कि किसान जो क्षेत्र है, कृषि जो क्षेत्र है, वहां पर किसानों को लेकर एक बड़ी समस्या उजागर हुई है।
कि किसानों के पास लेबर नहीं है, फसलों की कटाई में उनको दिक्कत हो रही है। क्या आपने कुछ ऐसे मजदूरों से बात करने का प्रयास किया? जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र है, जी। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और जो किसानों की फसल है वो पूर्ण रूप से खराब हो रही है। फिलहाल इस समय जो है वो गेहूं की कटान जारी है। गेहूं की कटान के लिए कम से कम 15 से 20 लोगों की जरूरत होती है। जो किसान मजदूर न मिल पाने के कारण से स्वयं ही अपने गेहूं की फसल जो है वो काटने पे मजबूर है। चलिए विशाल, बहुत महत्वपूर्ण बात है हमने आपके साथ साझा की और आपने जमीनी हकीकत को हमारे साथ बताया, दर्शकों को बताया, जो कि अपने आप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं संवाददाता धर्मेंद्र, जिस तरीके से लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और दर्शकों के सामने सच्चाई लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जमीन पर हकीकत क्या है, लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर हम तुलना करें लॉकडाउन 1 की और 2 की और चाहे 3 की हो, आपको लगता है कितना लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं? क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है इन 3 लॉकडाउन के चरण के बीच में? बिल्कुल, यस, बदलाव तो काफी है, पहले से ज्यादा, फिर दूसरे में, दूसरे ज्यादा तीसरे में। लेकिन बदलाव होने के बाद में भी कोरोना जो वायरस की जो संख्या मेरठ में बढ़ी है, इससे साफ दिख रहा है कि हो सकता है, इससे साफ दिख रहा है कि या तो लोग पालन नहीं कर रहे हैं या फिर प्रशासन या फिर इसमें स्वास्थ्य विभाग प्रशासन इस कड़ी को तोड़ने में नाकाम दिख रहा है। लेकिन जो अगर इन 9 दिनों की बात करूं तो 9 दिन में जो मेरठ से जो केसेस आए हैं वो पूरे 100 केसेस मेरठ में आए हैं इन 9 दिनों में। तो इससे साफ दिख रहा है कि जो पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 में लोग जागरूक भी हैं, सारी चीजें सही है, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जी धर्मेंद्र, जिस तरीके से महत्वपूर्ण सवाल जहन में ये भी आता है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर सरकारें बहुत दावे कर रही हैं, वो क्या आपको लगता है कि जमीनी स्तर पर खरे उतर रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम मेरठ की बात करें तो फिलहाल तो अभी इन लोगों की एंट्री की जा रही है और शायद कल से बसें स्टार्ट हो जाए। अगर हमने कुछ मजदूरों से भी बात करने की कोशिश करी है तो मजदूरों का सिर्फ यही रोना है कि कोई भी दिक्कत देश में आए तो सबसे ज्यादा मजदूरों को दिक्कत होती है या गरीब लोगों को दिक्कत होती है। अगर अमीर लोगों की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से अमीर लोगों को लाया जा रहा है, लेकिन अपने देश के गरीब लोग हैं जो अब तक इतने दिनों तक हो चुके हैं, वो अपने घर तक नहीं जा चुके हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कतें यही आ रही हैं। गरीब लोग इस चीज को देखकर बहुत परेशान हैं और दिन भर रोते हैं कि आखिर गरीबों को इस तरह की मार जो झेलने को मिल रही है, आखिर हम लोगों की तरफ क्यों नहीं देखा जा रहा है कि अगर अमीर लोगों को विदेश से लाया जा सकता है तो गरीब लोगों को देश के अपने ही देश में दूसरे प्रदेश में भेजने में इतनी लापरवाही या इतनी देरी क्यों हो रही है? जी धर्मेंद्र, जिस तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि 17 मई जो लॉकडाउन की जो आखिरी तारीख है, लॉकडाउन 3rd की, तो उसको लेकर लगता है कि जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्या वही गति आगे तक जारी रह सकती है? बिल्कुल, वही गति जारी रहेगी और सबसे बड़ी इसमें बात यह कि अभी तक लगातार उछाले जो कोरोना वायरस से संक्रमित यहाँ पर लिए जा रहे हैं और लगातार विस्फोट, एक से एक विस्फोट मेरठ में देखने को मिल रहा है, जहाँ 23, 21 लोग लगातार आ रहे हैं। मतलब ये है कि लॉकडाउन 3 में सबसे ज्यादा आए हैं और अभी 17 तारीख तक जो इसको डेट रखी गई थी, उसके बाद में हमें नहीं लगता है कि तकरीबन मेरठ से अभी 2 महीने इस चीज से पीछा छूट सके या बताया यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि मेरठ को सील भी कर दिया जाए, क्योंकि मेरठ में स्थिति सही नहीं है बिल्कुल। चलिए धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संवाददाताओं का, सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव के पास। अमितेश, हम तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम सवालों को लेकर चर्चा करते रहे हैं, उसको लेकर जो प्रदेश में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तेजी से रफ्तार वहां पर कोरोना का जो रफ्तार बढ़ रही है, उसको लेकर आपको लगता है कि जो लॉकडाउन जो 3rd है, जो 17 मई तक जिसकी तारीख, जिसकी अवधि तय की गई है, जिस तेजी से बढ़ रहा है, क्या उस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा? देखिए यस, अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो बड़ा हैरानी और परेशानी होती है। दरअसल जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और जिस तरह की लापरवाही सड़कों पे दिख रही है यस, वो वाकई चौंकाने वाली है। और इसी तरह से लापरवाही जारी रही, अगर इसी तरह से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो जिस तरह से बढ़ रही है वो अगर जारी रही तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे।